नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। भारत की भौगोलिक सीमाएं अपन पढ़ चुके हैं, पूरा अच्छी तरीके से चैप्टर को क्लियर किया है और उसके बाद में अगला चैप्टर अपना आता है भारत के भू आकृतिक प्रदेश। साथियों, ये जो चैप्टर चल रहे हैं, जैसे भारत का भौगोलिक सीमाओं वाला है, भारत के भू आकृतिक प्रदेश है, फिर भारत की जलवायु से संबंधित आ जाएगा और भारत की नदियों से संबंधित। एक तरफ मान लीजिए आप पूरा भारत जीके पढ़ रहे हैं और एक तरफ आप ये 4 टॉपिक पढ़ते हो, तो ये 4 टॉपिक उन पे भारी पड़ते हैं। ये बात बिल्कुल सही है और आपको इस हिसाब से ही तैयारी करनी है। कोशिश मेरी यही है कि क्लास मतलब बच्चों के दिमाग में बैठ जानी चाहिए और यदि वे पढ़ रहे हैं, हाथों हाथ चैप्टर क्लियर है, उनके साथ में कोई डाउट आगे नहीं जाए। और इसी तरीके की एक और क्लास आ गई है, तो नोट्स मेकिंग। देखो, आलस मत करना, विद्यार्थी जीवन में आलस होना ही नहीं चाहिए। आलस मत करना, जो भी नोट्स हो सकता है, देखो क्लास में बोलते बोलते भी कई सारी चीजें बता दी जाती है और एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो सारी चीज आप नोट डाउन करें। आप पढ़ रहे हैं ना, तो जो चीज कर रहे हैं पूरे समर्पण से करें, पढ़ रहे हैं तो पूरे समर्पण से पढ़े, ठीक है। तो कहीं आलस मत करना, विद्यार्थी जीवन में आलस सबसे बड़ा वायरस है, ठीक है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। देखो, जैसे अपन ने राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ा, तो अपन ने वीसी शर्मा के, वीसी मिश्रा के अनुसार पढ़ा, रामलोचन सिंह के अनुसार, सभी तरीके से पढ़ा। तो यहाँ पे भारत के भी यदि भौतिक प्रदेशों की बात करें, भौतिक विभाजन पढ़ेंगे, तो भारत को भी किसी न किसी भौतिक भागों में बांटा गया है। बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, भारत को यहाँ पे बांटा है मुख्यतः 4 भागों में, और यदि ऐसे देख लोगे तो 3 भागों में हो जाएंगे। कैसे कि ये पर्वत और पहाड़ियां, ठीक है ना, 4 भागों में बांटा है, जिसमें से एक तो आ जाएगा आपके पर्वत, दूसरा पहाड़ियां, तीसरा आ जाएगा पठार और चौथा आ जाएगा मैदान। लेकिन यदि बड़ा बड़ा मोटा मोटा वर्गीकरण देखोगे तो पर्वत और पहाड़ियां कैसे एक जैसी दिखती है। अब अंतर है, एक जैसी दिखती है लेकिन अंतर है। अंतर क्या है यदि देखोगे साथियों, ध्यान देना, कोई अंतर नहीं है, छोटे बड़े का अंतर है, ठीक है। जैसे गौरव ज्ञान धारा चैनल छोटा है और कई सारे बड़े बड़े कोचिंग प्लेटफॉर्म बड़े हैं, बस ये अंतर होता है पर्वत और पहाड़ियों का, ठीक है। अब देखो क्या है, पर्वत है, ठीक है। अब मेरी इधर यहाँ पे इस चीज को समझना कि पर्वत है जो, उसको यूं समझ लो आप कि 2000 फीट से अधिक होंगे, ठीक है। 2000 फीट से अधिक जो है वो पर्वत की श्रेणी में आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि लगभग लगभग मान के चलो 600 मीटर, 600 मीटर से अधिक होंगे वो पर्वत की श्रेणी में आ जाएंगे, और इससे कम है वो पहाड़ी की श्रेणी में, है ना। 2000 फीट से कम यदि कहोगे तो क्या आ जाएगी, पहाड़ी, ठीक है। अब यदि ऐसे भी नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है ना, ऐसे भी यदि नहीं, अधिक में बने पर्वत लिखा है कि नहीं, अधिक वाले पर्वत, यदि ऐसे भी नहीं समझ पा रहे हो तो ध्यान रखना। देखो, मारवाड़ी हूं, मारवाड़ी अंदाज में देखो, साधारण सीधे तरीके से बताऊं, पहाड़ियां है ना अपने आसपास भी दिख जाती है कि वो फलानी पहाड़ी, ये फलाने वो पहाड़ी, ये पहाड़ी, है ना। पहाड़ियां आसपास, पर्वत नहीं दिखते आसपास। अरे पर्वत, पर्वत क्या है तो मतलब मोटी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। अब पर्वत बहुत बड़ी बात है तो यानी कि पर्वत खुद भी तो बड़ा होगा, बस यही है। पर्वत है तो बड़ा है। आप आसपास से जोड़कर चीजों को याद करो, अच्छी तरीके से याद होगी और स्थायी रहेगी, ठीक है ना। तो पहाड़ी और पर्वत में सामान्य अंतर यह है, पूछा नहीं जाता है, समझने के लिए दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझने के लिए पूछा नहीं जाता। पूछा क्या जाता है, इनके आंकड़े पूछे जाते हैं। तो पर्वत जो है यहाँ पे भारत का जो विभाजन किया उसमें पर्वत 10.6% है और पहाड़ियां हैं आपके लगभग 18.5 है। तो ये लगभग कुल मिला के यदि कहा जाए तो लगभग 29% के अंदर दोनों मिलाकर आ जाते हैं। पठारी जो क्षेत्र है साथियों, 27.7% पठारी क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्र सर्वाधिक है 43.2%, ठीक है। 43.2% सर्वाधिक मैदानी है। तो यहाँ पे देखो लोगे, अब वर्गीकरण कैसे हो गया, पर्वत हो गई, पर्वत हो गए, पहाड़ियां हो गई, पठार, मैदान, ठीक है। यदि सीधा सीधा देखोगे तो 29, यहाँ पे 27 की जगह 28 हो जाएगा, ठीक है। और ये 43 है, लगभग ऐसे देखोगे, पॉइंटों में देखना, पॉइंटों में देख लेना। लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट जो है एग्जाम में भी नहीं पूछे जाते, एग्जाम में भी पॉइंट यदि पूछते हैं इधर उधर करके पूछ लेते हैं, तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। निकटतम उत्तर देखें, जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है निकटतम उत्तर को तलाशें, वहां पे वो आपके सही होगा, ठीक है। एग्जाम के अंदर भी प्रश्न देखो, पढ़ते सभी है, खूब पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर जो अपनी प्लानिंग बिल्कुल सही से एग्जीक्यूट कर लेता है वो विजेता बनके निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब यदि दूसरा वर्गीकरण देखें, एक तो ये हो गया, ठीक है, उच्चावच के आधार पर। उच्चावच तो पता ही है आपको, स्थितियां जो भू आकृति होती है वो। अब यहाँ पे यदि भारत का सामान्य वर्गीकरण देखते हैं अपन,
तो यहाँ पे क्षेत्र के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे देखो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, पर्वत कहाँ है, भारत के उत्तर की तरफ ही है, हिमालयन रेंज पूरी की पूरी। आज आपको पर्वत के वो मैं पढ़ाने वाला हूँ पूरा वैसे भी, ठीक है। तो पर्वतीय क्षेत्र आगे प्रायद्वीपीय पठार। अब प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जो 3 और पानी से घिरा होता है, आपको बताया भी है, ठीक है। आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से बताइए, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको तो पता ही है कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जो 3 तरफ पानी से घिरा होता है वो प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीपीय पठार अधिकांश भाग इधर आएगा, ठीक है। फिर आ जाता है उत्तर का विशाल मैदान। अब उत्तर का विशाल मैदान से क्या मतलब है, नदियां देखना, अधिकांश जैसे बड़ी बड़ी नदियां जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना वगैरह सब उत्तर में, सतलज, सिंधु सारी। तो ये उत्तर का जो मैदान है वो नदियों से, मैदान किससे बनते हैं, नदियों से बनते हैं, नदियों के आसपास का क्षेत्र वो मैदानी क्षेत्र होता है। तो ये उत्तर में, उत्तर भारत में सबसे ज्यादा नदियां आपके बहती है ना। तो उत्तरी मैदान जो है वो उत्तरी मैदान के अंदर आ जाता है। तो ये एक वर्गीकरण हो गया। फिर तटवर्ती मैदान, अब तटों के आसपास के मैदान भी होते हैं, और द्वीपीय भाग, यानी कि द्वीपों को भी तो भारत पे द्वीप भी तो शामिल है। द्वीप नहीं हूं तो नहीं कहता कि भाई द्वीप थे सब जो तुम्हारे शामिल कौन हो, थान सीमा ही नहीं, मतलब वो तुम भौतिक प्रदेश से मिल, मतलब जमीनी तुम्हारा संपर्क नहीं, ऐसा तो है नहीं, समुद्री सीमाएं भी है अपनी। तो ये सारे के सारे इसका वर्गीकरण हो गया, ठीक है साथियों। यहाँ कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं। मैं तो कहता हूं चाहे कितना भी कठिन टॉपिक पढ़ रहे हो, कहीं भी लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल इजी वे में पढ़ो, उस टॉपिक को इजी बना के पढ़ो, समझ के पढ़ो, तो आपके ज्यादा समय काम आएगा और इजीली याद हो जाएगा। तो ठीक है, इस स्लाइड में अपना क्या आ गया, वर्गीकरण आ गया, पर्वत, पहाड़ी, पठार, मैदान, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर यदि देखेंगे तो 29% के करीब है, यहाँ लगभग 28%, 43%। अलग अलग वर्गीकरण बता दिया आपको, और पहाड़ी और इसका अंतर बता दिया, ठीक है। यहाँ कुल मिला के आपको सारी चीजें सुननी, मतलब एक एक चीज आपको समझने के साथ साथ सुननी भी जरूरी है, यानी कि आंख, नाक, कान, मस्तिष्क सब खुले रखने जरूरी है। कई चीजें ऐसी होती है जो लिख नहीं पाते यहाँ पे, या आपको ऐसे रिटर्न में नहीं दे पाते, लेकिन ओरली बता दी जाती है। जैसे अभी जैसे प्रश्न कोई अंदर से, हालांकि ये तो आजकल अपराध बना हुआ है कि प्रश्न बन जाए और बता दिया जाए कि ये बना है, तो 2 पक्ष होते हैं हमेशा। तो किसी को लगता है कि क्या पता बुक की मार्केटिंग कर रहे होंगे, किसी को लगता है कि हाँ वास्तव में बने हैं। लेकिन एक बात जो जिनको ये लगता है ना, वो या तो पूरी तरीके से देखते नहीं है, सिर्फ ऊपरी तौर पर देखा कि हाँ ये सर है और ये, लेकिन उन्होंने ये चीज ध्यान नहीं दी, बुक तो सेकंड है, सेकेंडरी है, यानी कि द्वितीय के, प्राथमिकता ये है कि मैंने बुक देने के साथ में ऐसा कभी नहीं किया कि क्लास में कंटेंट को शॉर्ट कर दिया। क्लास भी पूरी अपने मेरी तरफ से पूरी समर्पण के साथ में दी जाती है। यदि आज की क्लास भी देख लोगे, कई कमेंट विद्यार्थी ये करके बताते हैं कि सर आपकी क्लास में बुक से भी ज्यादा कंटेंट देखने को मिलता है। फिर मानसिकता समझ में नहीं आती लोगों की कि हाँ बुक के प्रचार के साथ से, अरे प्रचार करना होता ना, कमाना होता, उद्देश्य कमाना ही होता, तो ये क्लासें ज्यादा कमा कर देती है। बुक क्या कमा कर देगी, इतना कंपटीशन है बुक्स में, बुक क्या कमा के देगी, क्लासेस कमा के देगी ना। यहाँ एक छत्र अधिकार है क्लासेस के अंदर, कमाना होता तो यहाँ से नहीं कमा लेता मैं, आप लोगों का इंतजार थोड़ी करता क्या भाई मैं कमाऊं कि नहीं कमाऊं। तो ये सारी जो है ये कमाऊ पूत जो होते हैं उनकी सोच होती है। हालांकि सोच व्यक्तियों की बदल नहीं सकते, प्रयासों को समझने वाले भी बहुत मिलते हैं और दिग्भ्रमित करने वाले भी खूब मिलते हैं, इन सबको इग्नोर किया जाए। मैं जो कह रहा था आपके सुनना क्या जरूरी है, देखो सुनना इसलिए जरूरी है, आज से लगभग 1 साल पहले जब अपने पास में छोटा बोर्ड था और छोटे बोर्ड पर विभिन्न शासकों के घोड़े बताए थे, और घोड़ों के साथ में मैंने महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े की स्टोरी सुनाई थी। आप चाहे तो सर्च करके देख लेना यूट्यूब पे वापस कि चेतक की कहानी गौरव ज्ञान धारा, सिर्फ इतना सर्च करके देख लेना, पहला दूसरा वीडियो आ जाएगा। उसमें आप 7 मिनट से 9 मिनट के बीच का वीडियो देखना, उसके अंदर मैंने स्पेशली बताया चेतक, एटक, केटक नाम के घोड़े थे, अरबी व्यापारी आया था, और इसमें से केटक को कई जगह त्राटक नाम से भी जाना गया। ये प्रश्न है ना कांस्टेबल में बन गया, कांस्टेबल एग्जाम जो अभी हुए, आपको पता है कांस्टेबल के एग्जाम के प्रश्न बहुत स्तरीय है। अब हर प्रश्न को मैं डालता नहीं हूं, डालना चाहता भी नहीं हूं कि हर प्रश्न पे अपन डाले जाए कि ये आया, सभी विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं सभी को पता है, ठीक है। अब वो त्राटक कई पोस्ट देखी मैंने, कई पोस्ट देखी जिसमें ये पूछा कि कोई कोचिंग वाला नहीं बता रहा है कि ये कहां से आया, कोई पुस्तक वाला नहीं बता रहा है। मेरे को भी डर लगता है ऐसे जगह कमेंट करने से। अभी अपन कहेंगे कि भाई मैंने बताया था और ये दौड़े हो जाए क्या यूं फलाना ढीकना, क्यों, समझने वाले कम होते हैं, बिना समझने वाले ज्यादा होते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी समझते हैं उनको बता रहा हूं कि जो चीजें यहाँ क्लास में बोली भी जाती है ना, कई तो आपके ऐसे प्रश्न भी बनते हैं
इसलिए पढ़ते हो तो पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ में पढ़ो। मैं कभी भी आपको पता हो तो कभी नहीं बताया बोला आपको कि सिर्फ मेरी पुस्तक लेनी। मैंने ऐसे कहा है आपको हमेशा, मेरा कार्य है, लेखन कार्य मेरा है, मैं करूंगा, लेकिन आपको जिसके प्रति पूर्ण विश्वास होता है, आप ये जिससे लगता है आपको कि मैं इनकी पुस्तक पढ़ के मतलब अच्छी तरीके से याद कर सकता हूं, मेरा समर्पण है। मैंने क्लास के बारे में भी कहा उनसे पढ़े, पुस्तक के बारे में भी कहा है। सबसे पहले प्राथमिकता आपके मस्तिष्क की है कि आपका किसके प्रति रुझान है, वो लेनी चाहिए। वो ज्यादा हितकर है, चाहे मैं कितनी अच्छी लिख दूं, लेकिन आपकी मानसिकता इसके प्रति नहीं है तो आपके वो हितकर नहीं होगी। खुला कहता हूं और साफ कहते हैं, वो ये कहते हैं ना मारवाड़ी में कहावत है, साफ को सुखी रहो। साफ कहता हूं, बाकी अब लोग सोचने वाले कुछ भी सोच सकते हैं, इसका कोई इलाज है नहीं, क्योंकि दुनिया है, दुनिया नहीं कहेगी तो कौन कहेगा, ठीक है ना। ये कहते हैं तभी तो एफर्ट और देने की इच्छा होती है, लो दमीड़ा ठीक है। चलिए, पर्वतों का निर्माण, ठीक, तो आज देखना जरूर आप कि ये बात सही है कि नहीं है। 1 साल पहले बता दिया था, प्रश्न अभी कांस्टेबल में आया, ठीक है। पर्वतों का निर्माण, अब देखो पर्वतों का निर्माण अलग अलग काल चले, ठीक है। अब इस काल के अंदर अपन नहीं जाएंगे क्योंकि यहां से प्रश्न जो बनते हैं वो मैं निकाल के लेके आ गया हूं आपके लिए। तो अलग अलग काल में, अब यहाँ पे जैसे ये हिमालय का वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण को अपन अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। बृहद हिमालय, लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय, इसी तरीके से इनका निर्माण भी हुआ है इसी क्रम में। अब देखो ये क्रम में जो निर्माण हुआ है, इसकी ट्रिक है कैंप, ठीक है। ये याद आराम से रह जाएगी, CAMP, कैंप मत याद रखना। मैं थोड़ी इंग्लिश में कमजोर हूं, इसलिए आपके स्पेलिंग है मैं गलत कर देता हूं, तो गलती यहाँ पे आपको याद कर लेनी है, ठीक है। कैंप, KEMP ऐसे याद रख लेना, ठीक है। अब के से आप ले लेना क्रिटेशियस काल, और क्रिटेशियस में वृहद हिमालय का निर्माण हुआ है। ई से ले लेना आपके इयोसीन या यूरेशियन प्लेट से निर्माण हुआ है, तो यूरेशियन और इयोसीन काल, और इसमें लघु हिमालय का निर्माण हुआ है। अब एम से आपके आ जाएगा मायोसिन, और मायोसिन यहाँ पे ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है इसमें, इस काल के अंदर। और प्लिस्टोसिन काल के अंदर आपकी हिमालय या शिवालिक हिमालय और बाह्य हिमालय आप कह सकते हो, उसका निर्माण हुआ है। तो निर्माण जो है देखो, सबसे बड़ा वृहद, वृहद के बाद में क्या आएगा, लघु। याद करने के तरीके के साथ, वृहद के बाद में लघु, और लघु के बाद में बीच में ले लेना ट्रांस। बीच में देखो, बुरा मानने वाली बात नहीं है, ट्रांसजेंडर जैसे अपन समझने के लिए याद रखें, न महिला न पुरुष, इस तरीके से कहते हैं ट्रांस, तो ट्रांस आ जाएगा, फिर बीच में लघु, वृहद के बाद में लघु आना है, वृहद के बाद में लघु आना है, और लघु और इसके बीच, अब इसको यदि बीच में नहीं डालेंगे तो फिर बीच में रहेगा ही नहीं, ये तो नीचे चला जाएगा सबसे। फिर बीच में डाल दिया ट्रांस हिमालय, और उसके बाद में शिवालिक या बाह्य हिमालय। अब बाह्य हिमालय यानी बाहर की तरफ है, समझ गए। याद करने का तरीका बताया है, ठीक है ना, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ याद करने के उद्देश्य से। कैंप याद है, और उसके बाद में मैं कह रहा हूं आपके प्रश्न सही होगा एग्जाम में, यदि आ जाएगा आपके प्रश्न डंके की चोट पे सही होगा, और इसी तरीके से सही होते हैं, ठीक है। और ये यदि याद नहीं रहे तो परंपरागत तरीका तो है भी माता कि नहीं, बाप रो अधिकार कौन है, क्यों भी याद कर सका, परंपरागत तरीका तो सभी का है, ठीक है, और उस पर भी याद कर सकते हो। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। यदि अपने उत्तर पर्वतीय मैदान की शुरुआत अपने यहां से कर दी है, ठीक है। यदि उत्तर पर्वतीय मैदान पहला जो भाग है उसको लिया है अपन ने, उत्तर पर्वतीय मैदान के बारे में पढ़ते हैं। देखो, पश्चिम में जम्मू कश्मीर से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक ये विस्तृत है, फैला हुआ है। अब ये ऊपर का पूरा पर्वतीय जो क्षेत्र है ना भारत के ऊपर का, उसकी बात हो रही है, ठीक है। लगभग ये 2500 किलोमीटर तक विस्तृत है ऊपर, जम्मू कश्मीर से लगाकर अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर, ठीक है। ध्यान से पढ़ना, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2500 किलोमीटर तक विस्तृत है। चौड़ाई जो है पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में ज्यादा है, दबाव के कारण, ठीक है, दाब के कारण, अवतलन और दाब के कारण चौड़ाई पूर्व की अपेक्षा, अब पूर्व और पश्चिम तो पता है ना आपको, पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में ज्यादा है चौड़ाई, ठीक है। ये प्रश्न जो है आपके समझ के आधार पर आने वाले प्रश्न है, जिसमें सुमेलित या कथन वाले जो प्रश्न आते, कथन कारण वाले, उसमें से ये प्रश्न बनता है। ये लाइन जो है वो उसमें प्रश्न बनती है, ठीक है। अब देखो, इसका निर्माण जो है साथियों, यूरेशियाई प्लेट और इंडिक प्लेट के टकराने से हुआ है। भारत है ना, भारत पहले दक्षिण में इस तरफ था, जैसे मैंने आपको पहली क्लास के अंदर एक थ्योरी पढ़ाई थी, पेंजिया पेंटालस वैगनर वाली, ठीक है। उसमें अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, तैतीस सागर, सारी चीजें बताई, ठीक है। अब कई विद्यार्थियों के मन में ये, जब उनको बांट के बताया अंगारा लैंड का ये, गोंडवाना लैंड का ये, तो उनके मन में ये सवाल आ गया कि सर इंडिया को आपने इसमें बता दिया, ये कैसे। तो इंडिया पहले यहाँ जिस जगह है उस जगह थोड़ी था, इंडिया तो दक्षिण में था, फिर धीरे धीरे प्लेटें खिसकती है ना, हैरी हेस ने प्लेट विवर्तनिक थ्योरी दी,
तो प्लेटें खिसकती है तब जाकर ये यहाँ पे। अब आपको पता है अपन 8,848 माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पढ़ते थे, लेकिन माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अब 8,850 पढ़ते हैं, नवीनतम सर्वे के आधार पर भी आए हैं, और ये बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ये अभी भी निर्माण अवस्था में है, अभी भी निर्माण अवस्था में, प्लेटें खिसकती है अभी भी, तो जैसे खिसकती है तो फिर वो ऊपर उठता है, ठीक है ना। 0.5 सेंटीमीटर या ऐसा जो है हर साल लगभग बढ़ता है, वो इस तरह हर साल है या 100 साल में थोड़ा सा इसमें में लेकिन बढ़ता है पक्का, ये बात है। तो इसीलिए उसकी क्या है, वो ऊंचाई बढ़ रही है, आने वाले समय में और बढ़ेगी। अपा भले जीवता रहा कि नहीं बढ़ा रहा, बाकी हिमालय जो है वो आपके बढ़ना ही बढ़ना, ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है। तो ये देखो अभी भी निर्माण अवस्था में, ये बहुत बड़ी सीख देता है अपन को। हिमालय कितना पुराना है, वो अभी भी निर्माण अवस्था में, और हम कई बार आलस कर देते हैं, हम थोड़े से जो है पढ़ लेते हैं या कुछ हो गया उसके बाद में क्या, हाँ बहुत हो गया। निर्माण अवस्था में ये अभी भी ये अपना काम अभी भी कर रहा है, तो हम आराम कैसे कर सकते हैं, हमें भी तो बहुत कुछ करना है आगे, तो इससे सीख लेने की आवश्यकता है, ठीक है। अब ये चीजें आप सभी को व्यवस्थित याद करनी है, नोट्स बनाते रहना, यूं नहीं हो बाद में फिर इकट्ठे हो जाए, बाद में नहीं बना पाओगे, बाद में नहीं बना पाओगे। जो नए विद्यार्थी है, जो नए विद्यार्थी पहली बार यदि जुड़ रहे हैं या ज्यादा क्लासेस नहीं देखी अभी भी जुड़े हैं, देखो साथियों पहले 1 नंबर से स्टार्ट करना, प्लेलिस्ट सारी अलग अलग बन रखी है। ये 140वीं क्लास है, अब 140 क्लास देने के पीछे बहुत सारा समय लगा है। आप लोगों को हो सकता है बाद में पता चला 1 नंबर से शुरू करना, यदि कवर नहीं होती है एक क्लास भले वर्तमान की भी देखो, और ये 2 या 3 जैसे सेट होती है, क्यों आधे आधे घंटे की क्लास है, जैसे सेट होती है पुरानी देखते हुए कवर करते हो। कई लोगों ने कवर की है, कई लोगों ने कवर की है और अब रेगुलर साथ में चल रहे हैं। तो शुरू से करो ताकि आपकी क्रमबद्धता बनी रहेगी और आप बिल्कुल निरंतर नियमित अध्ययन कर पाओगे, ठीक है। बीच में से बिल्कुल एकदम से कहीं बीच में शुरू करोगे तो कुछ बराबर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो, अब जो है जैसे हिमालय की ये श्रेणियां हैं अलग अलग, जो हिमालय का विभाजन है, तो ये किससे जुड़ी हुई है, मतलब इनको अलग करने वाली ये बीच की जो इनकी योजक कड़ी है, ये पूछा जाता है, ठीक है। और सीधा ये पूछते हैं कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय किससे अलग होते हैं या किससे जुड़े हुए, ठीक है। ये सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलते हैं, इनके बीच की संधि है ये, ठीक है। तो देखो इसको इस तरीके से ही याद करना है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में सिंधु भ्रंश है। कहां चला गया भाई, ठीक है। देखो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में सिंधु भ्रंश है, ये लिखा हुआ है, शायद आपको सही ढंग से दिख नहीं रहा होगा, ये लिखा हुआ है भ्रंश, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं थ्रस्ट। तो ट्रांस हिमालय और इसके बीच में इंडो थ्रस्ट कह सकते हो या सचर जोन कह सकते हो। इंडो ये देखो यहाँ पे, यहाँ शायद नहीं लिखा हुआ है, ये रहा इंडो सांगपो सचर जोन, ठीक है। ITSZ इसके बीच की ये संधि है, इंडो सांगपो सचर जोन, और ये सचर जोन भी डायरेक्ट भी आ सकता है। ये तो ये ट्रांस हिमालय और इसके बीच में ये है, तो मैंने इसके बीच में ही आपके लिख रखा है ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे महान हिमालय, और इसको है ना बनाना सीखना तो याद होगा आपके, इसको बनाना सबसे पहले ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु, उप और विशाल मैदान, इस तरीके से बनाना इसको, उसके बाद में बीच बीच में आपको ये याद हो जाएंगे। तो सिंधु भ्रंश और ये आ गया, इसके बाद में ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी कि मुख्य केंद्रीय भ्रंश कहाँ आ जाएगा, महान, महान के बाद आएगा, महान मुख्य, महान के बाद मुख्य आना है, ठीक है। तो महान के बाद में आ जाएगा मुख्य केंद्रीय भ्रंश, जो आपके इन दोनों के बीच की योजक कड़ी है, ठीक है, लघु हिमालय और महान के बीच में। अब लघु हिमालय और उप हिमालय यानी कि आप कह सकते हो शिवालिक हिमालय, बाह्य हिमालय, इन दोनों के बीच की जो कड़ी है वो है साथियों मुख्य सीमा भ्रंश, ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट जिसे कह सकते हो, मेन बाउंड्री फॉल्ट कह सकते हो आप, ये उप हिमालय और इनके बीच में। अब पीछे क्या बच गया, मैदान बच गया, तो मैदान और इसके बीच में आ जाता है आपके उच्च हिमालय भ्रंश। ये प्रश्न यदि बनता है साथियों तो स्तरीय प्रश्न बनता है, ठीक है। हर देखो मिलने को तो ऐसा है कि कई किताबों में मिलेगा, लेकिन हर विद्यार्थी याद नहीं करता है, ठीक है ना। मिलने को क्या, सिलेबस से बाहर कोई सवाल जाते थोड़ी है, जाएंगे तो डिलीट हो जाते हैं। सिलेबस आखिर में चाहे कोई भी पुस्तक पढ़ोगे तो सिलेबस को जो कवर कर रही है उसमें से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। मैटर ये करता है कि आप उसमें से याद कितना करते हो, आपका उसके प्रति समर्पण कितना है और आपको कंटेंट कितना याद हुआ है, तब जाकर आपकी एग्जाम में पकड़ होगी, सीधी सत्य वचन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सभी जगह मिलेंगे लेकिन लड़के इग्नोर करते हैं, अब लड़कियां भी करती है, ठीक है। कई बार मेरी आदत है कि लड़के लड़के कहता हूं, लड़के कहने का संबोधन है लेकिन उसमें सभी आते हैं,
ठीक है, छात्र छात्राएं सभी आती है। तो कई बार बहना नाराज जैसा थे हमेशा, लड़के लड़के करो, लड़कियां भी तो पढ़ रही है। मैं अरे बिल्कुल पढ़ रही है और ज्यादा पढ़ रही होगी मेरे चैनल से, मेरे को ध्यान है, ठीक है, लेकिन बोलने का तरीका है, माफ कर देना भाई, ठीक है। तो ये है, ये याद नहीं करते, इन्हें याद करना, इन्हें याद करोगे और प्रश्न आएगा तो आप डेफिनेटली आगे जाने वाले, सीधे सीधे आगे जाओगे, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है विद्यार्थी इग्नोर करते हैं कि याद मुश्किल से होता है, तो इस तरीके से याद करें इसको, ठीक है। इस तरीके से 2-3 बार बना देना, लाइब्रेरी में या कहीं भी जहां भी पढ़ते हो वहां बैठ के 2-3 बार बनाओ, पेज खराब करो थोड़े, ठीक है, तो आपके याद होगा। जितने पेज खराब होंगे उतने ही तो अंदर जाएगा, मैटर अंदर उतरेगा। अब देखो ये भौगोलिक वर्गीकरण है, किसी भाई का बनाया हुआ इमेज है, भाई मैं यूज कर रहा हूं, मुझे अच्छा लगा ये। अब इसमें आप समझ सकते हो उत्तर से दक्षिण का यदि क्रम देखना है तो यहाँ पे देखो, ध्यान देना साथियों, जिस चीज पे आपका फोकस करवा रहा हूँ वो चीज फोकस करना, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि आप देखोगे ये शिवालिक हिमालय, ठीक है, ये जो बता रखा है यहाँ पे, ये शिवालिक हिमालय है, ठीक है। लघु हिमालय इसके देखो जस्ट ऊपर, लघु हिमालय इसके ऊपर, ये यही क्रम है, क्रम यही है, ठीक है, यही क्रम है। ये देखो महान हिमालय, ठीक है, ये आगे आपके महान हिमालय, और ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर वाला, ट्रांस हिमालय जो है सबसे ऊपर वाला, यहाँ पे ट्रांस हिमालय। अब यदि उधर देखोगे पिछली स्लाइड में यदि अपन ने देखा है तो वो तो है उनके निर्माण के काल की अवस्था, कि पहले किसका निर्माण हुआ और वो किसका। ये यदि क्रम देख रहे हो तो ये उत्तर से दक्षिण वाला क्रम की जो है, उत्तर से दक्षिण वाला क्रम है, ठीक है। अब यहाँ पे अभी से इसमें आप ध्यान मत देना कि ये कौन कौन सी चोटियां बता रखी है, क्योंकि अपन एक एक हिमालय के वर्गीकरण को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पे ये चीजें ऐसे ऐसे याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इसकी स्थिति ध्यान रखें, ये भी क्रम है और ये भी क्रम है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है, और यहाँ पे इनकी मुख्य जो संधियां है वो ध्यान रखनी है, ठीक है साथियों। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ये नोट्स जो है आपकी बिल्कुल अच्छी तरीके से कॉपी में उतर जाने चाहिए, ठीक है। पेज की चिंता न करें, जितने पेज खराब होंगे आप उतने ही सिलेक्शन के करीब पहुंचोगे, ठीक है। तो आलस नहीं करना है, कुल मिला के पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, समर्पण से पढ़ो। कोई दूसरा आपको कहने वाला नहीं है कि पढ़ो, जो आपका हित चाहेगा वही कहेगा कि पढ़ो, ठीक है। तो पढ़ो बिल्कुल अच्छे से। अब देखो ट्रांस हिमालय, अब पहला वर्गीकरण अपन पढ़ते हैं इसके अंदर, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय सबसे पहले बिल्कुल अपन क्वेश्चन मेकिंग पैटर्न पे चल रहे हैं, नोट मेकिंग पैटर्न पे, ठीक है। सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। उपनाम तिब्बती हिमालय, क्यों तिब्बत में ज्यादा इसका विस्तार है तो तिब्बतियन हिमालय या तिब्बती हिमालय भी इसको कह देते हैं। इसके अलावा इसे 33 हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये दो इसके उपनाम है, ये अच्छी तरीके से याद करने हैं। वनस्पतियों का यहाँ अभाव है, क्यों, बर्फ ज्यादा है, सबसे ऊपर है, बर्फ ज्यादा है, तो वनस्पतियों का अभाव ही होगा, अनुकूल नहीं है तो वनस्पतियों का अभाव है, ठीक है। यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणी, ये प्रश्न बनता है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूं इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न बनता है। पर्वत श्रेणियां काराकोरम, कैलाश, जास्कर, लद्दाख, ठीक है। अब देखो इसको याद करना है ना, तो इसकी एक ट्रिक देता हूं मैं आपको, इसकी ट्रिक है कालजा, कालजा कैलाश का, कालजा कैलाश का, कालजा कैलाश का है तभी तो अपन जीवित है। कैलाश कौन है, कैलाश पर्वत है एक, और किस मतलब शिव जी से रिलेटेड है ना, तो कैलाश नाम आते ही अपने दिमाग में शिव जी आते हैं, तो कालजा कैलाश का, ठीक है ना। इन शिव जी के जितना कलेजा किसी का नहीं था क्या, कोई पी सकता है जहर, पता है कि जहर है और पीना है, पी सकता है क्या, मरिए नहीं पीवे, क्यों, जहर पीने बाद में भी मरनो है, पर मरिए पीवे कौन, कि वो देखिए जहर है, वो कहने वाली बात है। तो जहर, लेकिन कलेजा होना चाहिए, ठीक है। तो कलेजा तो शिव जी के पास ही था। देखो कहां से आ जाएगा आपके काराकोरम, ल से आ जाएगा लद्दाख, जा से आ जाएगा जास्कर, और कैलाश से कैलाश। तो ये प्रमुख पर्वत श्रेणियां, ये पूछा जाता है। प्रश्न कैसे बनता है कि निम्न में से कैलाश पर्वत श्रेणी कौन से हिमालय के विभाजन में आती है, काराकोरम कहां पाई जाती है, ज्यादातर काराकोरम से पूछा जाता है। तब आप यहाँ पे आओगे और फिर आप ट्रांस हिमालय में जाओगे, ठीक है। चलिए काराकोरम श्रेणी को पढ़ते हैं। काराकोरम श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, काराकोरम वैसे उत्तर में ही है, और काराकोरम की जो सर्वोच्च चोटी है वो K2 है, ठीक है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। और ये कह सकते हो आप कि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। लेकिन पूर्णतः भारत की नहीं है, क्योंकि ये पीओके में है, पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर है, पाक अधिकृत
कश्मीर के अंदर है। तो गॉडविन ऑस्टिन जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और ये कहाँ है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके के अंदर है, ये पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर। तो पूर्णतः नहीं, लेकिन भारत की सबसे ऊंची। पूर्णतः के अंदर भी कंचनजंगा आएगी, ठीक है ना। ठीक है साथियों, देखो काराकोरम श्रेणी के प्रमुख ग्लेशियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्लेशियर समझते हो ना, हिमानिया जो होती है वो ग्लेशियर, जिसके अंदर बर्फ जो जमी होती है वो ग्लेशियर। बर्फ की नदियां समझ लो, हिमनद, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर 72 किलोमीटर, ठीक है, ये इनकी जो विस्तार, ये लंबाई है, ये भी ध्यान रखना। सियाचिन ग्लेशियर 72 किलोमीटर, बाल्टोरा 58, बियाफो, बैफो भी कहते हैं, कई जगह बैफो भी लिखा मिलेगा, बियाफो 60 किलोमीटर, और हिस्पर या हेस्पर 61 किलोमीटर, ठीक है। ये जो है पूरी की पूरी किसी काराकोरम श्रेणी के अंदर पाई जाती है। तो यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है कि काराकोरम श्रेणी के अंदर की कौन सी हिमनद है, और ये है ना, यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे आपके सियाचिन, बाल्टोरा, बियाफो और हिस्पर, ठीक है, ये काराकोरम श्रेणी के अंदर। काराकोरम श्रेणी कहाँ है? ट्रांस हिमालय के अंदर। ट्रांस हिमालय किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है। और हिमालय किसका है? उत्तर पर्वतीय मैदान का। उत्तर पर्वतीय मैदान अपन किस में पढ़ रहे हैं? भारत में पढ़ रहे हैं। भारत कहाँ है? एशिया के अंदर है। एशिया कहाँ है? विश्व के अंदर है। विश्व, फिर अपनी पृथ्वी वो कहाँ है? कौन सी आकाश गंगा है? धूप मेखला है ना, मिल्की वे, इस तरीके से, मतलब क्रम याद होना चाहिए। चलिए, लद्दाख श्रृंखला, ये जो क्रम का तरीका है ना, ये छोटे बच्चे स्कूलों में बहुत काम में लेते हैं, जिनको जानकारी होती है, मतलब जिन्हें इतनी जानकारी है, वो दूजा बच्चा तो धारा ही कौन, वो एक करबो करे, ठीक। लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर, जो लद्दाख श्रृंखला भी देखो यहाँ पे इसके अंदर ही है, लद्दाख श्रृंखला। लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर राकापोसी। बहुत बहुत प्रश्न पूछा गया है इससे, राकापोसी। आगे भी पूछते हैं, क्योंकि ये एग्जामिनर को भागया है, ठीक है ना, राकापोसी। और राकापोसी प्रश्न जो है इस लाइन से बनता है, विश्व की सबसे बड़ी तीव्र ढाल वाली चोटी, तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी विश्व की, ठीक है ना, सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी। तीव्र ढाल वाली चोटियां याद रखनी बहुत जरूरी है। तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां आपको राजस्थान के उसमें भी आपको अच्छी तरीके से बताई थी, भाकर कहते हैं, और भाकर वाला सवाल भी अभी देखने को मिला, ठीक है ना। तो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी। राकापोसी लद्दाख श्रृंखला की है, और लद्दाख श्रृंखला किस में आती है? ट्रांस हिमालय के अंदर आती है। कहीं कोई समस्या है क्या? नहीं गुरुजी, तो ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ, अब आ जाते हैं अपन थोड़ी सी इसमें, ट्रांस हिमालय बाकी है। उच्च एशिया का मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, काराकोरम को कहा जाता है, ठीक है, याद कर लेना बहुत अच्छी तरीके से। काराकोरम को कहा जाता है, ये भी जैसे राकापोसी वाला इंपॉर्टेंट है, वैसे का वैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है, आग्नेय वगैरह उनसे नहीं हुआ है, ठीक है, आग्नेय इससे नहीं हुआ, अवसादी चट्टानों से हुआ है। सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियों का उद्गम स्थल जो है वो ट्रांस हिमालय ही है। यदि ट्रांस हिमालय की लंबाई देखी जाए तो 960 किलोमीटर तो है इसकी लंबाई। औसत ऊंचाई देखी जाए तो 3100 मीटर है, और चौड़ाई देखी जाए तो आपके 225 किलोमीटर है। हालांकि जो ये 225 है वो मध्य में है, जो किनारों पे यदि देखोगे तो लगभग 40 किलोमीटर के करीब मिलेगी, लेकिन मध्य की अपन मान के चले तो 225 किलोमीटर के करीब है, ठीक है। अब यहाँ पे औसत ऊंचाई 3100 मीटर है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ऊंची चोटियां नहीं पाई जाती। ज्यादा ऊंची आएगी आपके महान हिमालय के अंदर, वहां पे बहुत ऊंची ऊंची चोटियां आएगी, ठीक है ना। सबसे ज्यादा ऊंची चोटियां, एशिया की सबसे ज्यादा ऊंची चोटियां भी उसके अंदर ही आ जाएगी। तो ये है साथियों, ये ट्रांस हिमालय आपके पूरा हो गया। इसके बाद में वैसे पढ़ना तो चाहिए अपन को महान हिमालय, लेकिन अब पढ़ रहे हैं अपन लघु हिमालय। क्यों? क्योंकि महान हिमालय एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जिसके ऊपर अपन पूरी एक क्लास देंगे, कहीं कोई कमी नहीं रखेंगे उसके अंदर, क्योंकि उसमें आपके दर्रे भी पढ़ाऊंगा मैं। महान हिमालय वाला जो कल क्लास आएगी उसमें आपको मैं दर्रे भी पढ़ाऊंगा, न सिर्फ पढ़ाना है बल्कि याद करना है, ठीक है। दर्रे भी पढ़ाऊंगा, सबसे ऊंची चोटियां भी आएगी, और बहुत सारी विशेषताएं। तो महान हिमालय अपन एक क्लास स्पेशली महान हिमालय को देने वाले हैं, क्योंकि प्रश्न बनने की संभावना भी बहुत ज्यादा रहती है। तो आज ट्रांस हिमालय ये पढ़ लिया, एक लघु हिमालय पढ़ लेते हैं, कल महान हिमालय पढ़ेंगे, और उसके अगली क्लास में आगे की चीज, ठीक है। लघु हिमालय निर्माण स्लेट, चूना पत्थर और क्वार्टजाइट आदि इनसे इसका निर्माण माना जाता है।
चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर तक चौड़ाई मानी जाती है। ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर तक। अब है ना साथियों, ये जो प्रश्न है बनने की संभावना कम रहती है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए अपन को, ठीक है। यहां से प्रश्न बनने की संभावना कम रहती है, यहां से तो फिर भी बनता है, लेकिन ये चौड़ाई और ऊंचाई इनसे थोड़ी सी कम रहती है। पूछ भी सकते हैं कि 3700 से 4500 किसके अंदर आएगी, तो अभी आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है। स्थिति यदि इसकी देखी जाए तो महान हिमालय और दक्षिण में जो दक्षिण की ओर जो शिवालिक हिमालय है उसके देखो स्थिति यदि देखोगे तो महान हिमालय के दक्षिण में, महान हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक हिमालय के उत्तर में। यहां से देखो स्थिति है ना, स्थिति समझने के लिए अपन आते हैं वापस यहाँ पे, कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, लघु हिमालय। ये लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में और उप हिमालय जो शिवालिक हिमालय है इसके उत्तर में, ठीक है। यहां से स्थिति समझनी है आपको। तो ये जो है आपके लघु हिमालय। अब इसके जो पश्चिम में है साथियों, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है और जम्मू कश्मीर में झेलम और व्यास नदियों के मध्य इसका विस्तार है। किसका, पीर पंजाल श्रेणी का झेलम और व्यास नदियों के बीच में इसका विस्तार है। और यहाँ पे इसके दर्रे भी, पीर पंजाल और बनियाल दर्रे वगैरह, वो भी इस पीर पंजाल श्रेणी में ही पाए जाते हैं। चलिए अगली स्लाइड में बता देता हूं इसको मैं आपको। ये देखो इसमें पीर पंजाल और बनियाल दर्रे भी इसमें पाए जाते हैं। किसमें, पीर पंजाल श्रेणी के अंदर ही। और पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है, अपने लघु हिमालय के अंदर। फिर धौलाधर श्रेणी, ये प्रश्न सीधे सीधे बनने वाले हैं। पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय के विभाजन में आती है, धौलाधर श्रेणी किस में आएगी, काराकोरम किस में आती है, लद्दाख किस में, जास्कर किस में, सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। और ये श्रेणियां आपको याद रखनी है कि कौन सी किस में आ रही है, ठीक है। तो धौलाधर श्रेणी जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, कुछ भाग उत्तराखंड में, लेकिन अधिकांश भाग हिमाचल प्रदेश के अंदर आ जाता है आपके इसका धौलाधर श्रेणी का, ठीक है। इसी के अंदर देखो कांगड़ा व कुल्लू की घाटियां जो है वो भी इसी धौलाधर श्रेणी में। शिमला जो पर्यटक स्थल है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है, तो ये भी यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा जो मुख्य पर्यटक स्थल, जैसे अभी गर्मी की छुट्टियां पड़ी है ना, तो कई सारे लोग, काफी सारे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल वगैरह इस तरफ बहुत घूमने जाते हैं। और क्योंकि गर्मी यहाँ पे अपने यहाँ ज्यादा होती है मैदानी भागों में, वहां पर्वतीय क्षेत्र ऊंचे होते हैं तो वहां पे गर्मी कम होती है और बर्फ जमी होती है ना यहाँ, तो यहाँ पे बहुत जाते हैं। तो मुख्य पर्यटक जो स्थल है, मुख्य पर्यटक स्थल है जैसे कि शिमला है आपके, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, ये सब ये उत्तराखंड के अंदर आ जाते हैं। दार्जिलिंग, डलहौजी वगैरह यहाँ पे बहुत जाते हैं, ठीक है ना। अब दार्जिलिंग ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, ये वाले क्षेत्र तो मैंने देखे हुए हैं, हम खुद भी गए हुए हैं। और वास्तव में इतनी ठंड रहती है कि वहां से जब वापस यहाँ आते हैं तब लगता है कि इतना तापमान में अंतर कैसे, मतलब यहाँ तो जबरदस्त लू चल रही है और वहां पे मतलब स्वेटर पहनना पड़ता है, ऐसी कंडीशन है। तो ये क्षेत्र ज्यादातर, ये वाले क्षेत्र कहाँ है, कौन से वर्गीकरण के अंदर है, लघु हिमालय के अंदर है, ठीक है। जम्मू कश्मीर और काठमांडू दो घाटियों के रूप में विस्तृत है। लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच के जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं, काठमांडू घाटी और आपके जम्मू कश्मीर। चलिए यहाँ पे लघु हिमालय के अंदर पर्णधारी वन ज्यादा पाए जाते हैं और छोटे घास के मैदान, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छोटे घास के मैदान, इसमें भी इन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के अंदर यानी उत्तरांचल के अंदर बुग्याल और पयार कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जम्मू कश्मीर में कहलाते हैं मर्ग और उत्तराखंड यानी कि उत्तरांचल पूरा दे दो, कह दो आप, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर ये बुग्याल या पयार कहलाते हैं, ठीक है। चुंबी घाटी जो है साथियों तिब्बत को चीन से जोड़ने का कार्य करती है और ये भी प्रश्न बन चुका है और आगे भी बनने की संभावना रहती है। तो साथियों आज अपन ने क्या पढ़ा, आज अपन ने पढ़ा है, सबसे पहले स्टार्ट किया है यहाँ से, देखो भू आकृति प्रदेश समझा है, इनको पहाड़ियां, पठार वगैरह ये सब। इसके बाद में अगली स्लाइड पे आए तो इनके निर्माण का काल देखा अपन ने कैंप ट्रिक से, और उसके बाद में अपन ने प्लेट विवर्तन की थ्योरी पे ये चीज पढ़ ली, इसका सामान्य वर्गीकरण। फिर अपन ने देखा इनके बीच की संधियां देखी और इसको नक्शे पर भी समझ लिया। इसके बाद में आए अपन ट्रांस हिमालय पर। ट्रांस हिमालय पे अपन ने ये पर्वत की श्रेणियां देखी जिसमें काराकोरम वगैरह ये श्रेणियां देखी अपन ने, पूरी कालजा कैलाश का ये ट्रिक से याद की। इसके बाद में प्रमुख हिमानियां देखी, ग्लेशियर देखे, ठीक है। इसके बाद में अपन आ गए यहाँ पे और उसके बाद में ये चौथी स्लाइड होगी, ये पांचवी स्लाइड में अपन ने और बढ़िया ये चीजें जैसे काराकोरम, मेरुदंड वगैरह ये देखा। इसके बाद में अपन आए छठी स्लाइड पे अपन ने लघु हिमालय के अंदर के कुछ वर्गीकरण इस तरीके से देखे हैं, ठीक है। और इस तरीके से आज की क्लास आपके पूरी हो गई है।
कोशिश मैंने की है। देखो मैं जितना प्रयास हो सकता है उतना तो करता हूँ, क्योंकि प्रयास करना अच्छा लगता है, आप लोगों को भी करना चाहिए। और यदि कोई विद्वान भाई बंधु ऐसे शिक्षक जो सक्षम है, उन्हें भी ऐसे प्रयास करने चाहिए। हो सकता है मैं काफी सारे टॉपिक नहीं पढ़ा पाता हूँ, काफी सारे विषय नहीं पढ़ा पाता हूँ, तो यदि कोई और भी प्रोवाइड करवाता है दूसरे विषय, जैसे पूरी क्रमबद्ध नियमित क्लास है, तो विद्यार्थियों का कई सारा कोचिंग का खर्चा बच जाएगा। कोचिंग का खर्चा बचने से उनके बाहर रहने करने का वो खर्चा बच जाता है, काफी सारी मदद हो जाती है। यदि देखो ध्यान देने वाले ध्यान देते हैं, नहीं देने वाले नहीं भी देते, मतलब काफी सारी बचत हो जाती है। और कहीं ना कहीं उनको एक वो अनुकूल वातावरण में तैयारी भी कर पाते हैं। तो और भी विद्वान साथियों को करना चाहिए जब सक्षम है तो। मेरा मानना तो यही है, बाकी कोई करे नहीं करे, कोई किसी को थोपा नहीं जा सकता, किसी से जबरदस्ती नहीं की जा सकती। जो मुझे प्रयास करना है वो मैं करूंगा। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया आपको, टेलीग्राम पे आज एक सवाल डाला ऑब्जेक्टिव, और ये मुझे ऐसा लगा कि स्टूडेंट्स को एक्टिव रखने के लिए अब वो सवाल लगभग ये मान के चलो 5-7 सवाल मैं कोशिश करूंगा डेली टेलीग्राम पे डाले जाए, और मतलब यूनिक सवाल डाले जाए। सामान्य तो देखो पढ़ते ही हो आप और पढ़ लोगे, और मैं पढ़ाऊंगा कैसे जैसे तैसे पढ़ लोगे, लेकिन वे सवाल जो बहुत कम देखने को मिलते हैं वो वाले सवाल डालने की कोशिश करूंगा मैं खुद। यानी टेलीग्राम पे यदि कोई सवाल डाल रहा हूं तो ये समझ लेना कि वो सवाल मैंने खुद ने डाला है, ठीक है। तो जैसे जैसे समय सेट होगा मैं बीच बीच में से समय निकाल कर आपके लिए वहां पे ये एक, देखो इसमें कितना कंटिन्यूटी नियमितता रख पाता हूं वो तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि प्रयास करना मुझे अच्छा लगता है। तो वहां पे मैं आपके कोशिश करूंगा बहुत तगड़े सवाल आपके वहां पे भी, जैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो वो तो पूरी सिलेबस पे आधारित विद्यार्थियों के हो ही रहा है, ठीक है। जैसे एक टॉपिक उठा लिया, पूरा अभ्यास हो रहा है, लेकिन उसके अंदर मान लीजिए वो सवाल टेस्ट सीरीज में भी मिलेंगे, लेकिन वो सवाल कुछ ऐसे सवाल जो यूनिक है, जो विद्यार्थियों को जानने चाहिए और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तब कई किसी पुस्तक में देखने को नहीं मिलते, वो सवाल मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम पे आपको उपलब्ध समय समय पर करवाया जाए। पोल के जरिए डाल देंगे तो आप अपना स्तर भी देख पाओगे कि अभी हमें कितनी मेहनत की जरूरत है, या हमें कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है साथियों। ये एक छोटा सा प्रयास आप लोगों, और भी आगे ऐसे यदि कोई प्रयास होंगे वो करेंगे। जैसे कि एक बार रेट का पात्रता परीक्षा का एग्जाम हो जाए तो फिर आपके लिए करंट की टेस्ट सीरीज करवाते हैं, बिल्कुल निःशुल्क, 1 रुपया नहीं लूंगा करंट की टेस्ट सीरीज का आपसे, ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क करवाऊंगा, और गुणवत्ता में कोई कमी आप वहां महसूस नहीं करोगे। तो जहां पे, और ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने मेरी टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन कर रखी है, हालांकि लागत मूल्य में ही दी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन्होंने ज्वाइन कर रखी है उनको ही वो निःशुल्क मिलेगी। सभी विद्यार्थियों के लिए समानता का व्यवहार किया जाता है। सभी को जो भी अभ्यास करना चाहेंगे उन सभी को वहां पे बेहतरीन करंट की बनाऊंगा, और साथ में कोशिश करूंगा करंट की क्लासेस भी आपके लेने की, और उसके बाद में आपके टेस्ट सीरीज भी अभ्यास भी मैं करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। साथियों मेरे से जितना हो सकता है मैं करता हूं, और मैं करता हूं इसीलिए शायद कई लोग विरोध में भी आते हैं, आलोचक भी बनते हैं, लेकिन क्या करें, अपना प्रयास है, अपने को करना ही पड़ेगा। विद्यार्थियों की आशाएं तो पूरी करनी पड़ेगी। जैसा है जितना हो सकता है उतना तो कर रहा हूं, बाकी राम जी जाने। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।